नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सुमित सिंह, जो तमाम सारी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब की जानकारी श्रृंखला के बतौर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज इसके पहले एपिसोड पर हम चर्चा करेंगे। सुमित सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। हेलो हल्द्वानी 91.2 FM के समस्त श्रोताओं और लर्नर्स को मेरा नमस्कार। सुमित, आप तो लगातार तैयारी करते रहे हैं IAS PCS वगैरह की, तो लगातार आप टच में भी हैं और आप पूरी आपको जानकारी भी है कि कौन कौन सी परीक्षाएं पूरे देश भर में आयोजित होती हैं। स्टेट लेवल पे कौन सी होती है, नेशनल लेवल पर कौन सी। तो हम चाहते हैं कि श्रृंखला के बतौर इस पर आज बात करें। तो आज पहले एपिसोड में आप किस पर बताना चाहेंगे? मैम, चूंकि हम लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं तो उत्तराखंड की जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है UKPSC, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे मैम यहाँ पर। और जो ये परीक्षाएं आयोजित करवाती है, कैसे होते हैं, कब कब होते हैं और क्या क्या उसमें योग्यताएं होती हैं, उसके संबंध में मैं चर्चा करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले बताएं क्या है UKPSC, इसके फुल फॉर्म क्या है और कब कब ये परीक्षाएं कंडक्ट कराता है? UKPSC की मैम संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में इसके गठन का उल्लेख किया गया है। UKPSC इस समय हरिद्वार में है। अगर किसी ने, मेरे किसी श्रोता ने अगर इंटरव्यू दिया हो या फिर उन्होंने मेंस का फॉर्म भरा होगा तो वो जानते हैं गुरुकुल कांगड़ी के जस्ट बगल में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है जी, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। हाँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। और मैम स्टेट में जितनी भी मतलब गस्टेड और नॉन गस्टेड सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जो मतलब प्रतिष्ठित सेवा में जिनका चयन होता है, वो सारी परीक्षाएं UKPSC आयोजित करवाती है। इसमें जो सबसे मेन है वो UKPCS है, जो उत्तराखंड सिविल एवं प्रवर परीक्षा के नाम से आयोजित कराई जाती है। पहले ये 2-2 साल में भी आयोजित होती थी, 10 में हुई, 12 में हुई, फिर 14 में हुई, फिर 16 में हुई, लेकिन 16 के बाद ये 2021 में अब जाके आयोजित हुई है। तो अभी इसके फॉर्म निकले हैं? जी मैम, ये अगस्त में इसके फॉर्म निकले थे, फिर उसके बाद दिसंबर में निकले, फिर जनवरी में भी निकले। मतलब कि उसको 3-3 बार मतलब रीओपन किया गया किन्हीं कारणों की वजह से। कभी एज को मतलब बढ़ाया गया और कभी कुछ योग्यताओं को वो करके कुछ नए पद इसमें जोड़े गए। तो इस वजह से ये 3 बार अभी तक आ चुकी है और 3 अप्रैल को इसका एग्जाम है। अच्छा। और मैम इसमें अगर हम लोग UKPSC के थ्रू जो पदों का चयन होता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो इसमें सबसे बड़ा जो UKPCS के थ्रू जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें जो सबसे बड़ा पद है वो SDM का पद होता है। हाँ, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है इसको। और अगर हम लोग पुराने समय के लोगों के से पूछें तो वो लोग इसको एक उप जिलाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज के समय में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में ये काफी फेमस है पद। और अगर आप इस पद पे, और UKPCS 3 चरणों में परीक्षाएं आयोजित होती हैं, प्री, मेन और इंटरव्यू। प्री में 2 परीक्षाएं होती हैं, एक आपका होता है सब्जेक्टिव, एक नहीं मैम, सब्जेक्टिव पहले होता था। इसमें 2, एक आपका होगा GS का पेपर और एक आपका होगा पेपर CSAT का। CSAT में आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, प्रशासनिक एप्टीट्यूड के प्रश्न आएंगे, जिसको सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाई आप करेंगे तो फिर आप 33% अंक अगर आप पाते हैं तो उस पेपर में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के अनुसार बनेगी। जो GS का पेपर होगा वो 150 नंबर का पेपर होगा। उसमें आप अगर ये अमूमन देखा जाता है, उसमें 150 में से आप अगर 95 प्लस ले आते हैं तो आप एक सेफ जोन में है और आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है। और आप सेकंड पेपर में सिर्फ आपको 33% ही अंक प्राप्त करने हैं। इसके बाद फिर अगर ज्यादा लाते हैं तो वो मेरिट में काउंट नहीं होगा। हाँ, वो मेरिट में काउंट नहीं होगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई आपने कर लिया। फिर आप मेंस में अगर आप जाएंगे तो आपको 7 पेपर देने पड़ते हैं उसमें। तो ये दोनों पेपर एक साथ होते हैं, जनरल स्टडी और CSAT? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि CSAT आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप जनरल का पेपर नहीं दे पाएंगे? नहीं मैम, दोनों पेपर एक साथ होते हैं। और ये होता है कि CSAT अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आप मतलब क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। और एक पेपर 10 से 12 होगा और दूसरा 2 बजे से 4 बजे तक होता है। दोनों पेपर के बीच 2 घंटे का गैप होता है। और जब हम मेंस में पहुंचते हैं तो हमारे पास 7 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका लैंग्वेज का होगा 300 अंक का, और बाकी जो 6 पेपर होंगे वो आपके GS के होंगे, जिसमें एक पेपर ज्योग्राफी का होगा, एक पेपर हिस्ट्री का होगा, और जो
अंतिम पेपर होगा, 7वां पेपर होगा, वो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का होगा। एथिक्स यस मैम, एथिक्स का होगा। 7 पेपर मैम। तो ये अलग अलग होते हैं सारे पेपर? हाँ, सारे पेपर अलग अलग। जैसे मान लीजिए 7 पेपर हैं तो लगातार 4 दिन ये 7 पेपर होंगे। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग में लगातार आपके 4 दिन ये 7 पेपर होंगे और टोटल मार्क्स इसके 1500 नंबर का होता है। अच्छा। फिर आप इसको भी अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस वो इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। आपने तीनों चरण क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद आप फिर आपके मेरिट के अनुसार आपके वो बनेंगे। पहले नंबर पे एसडीएम, मतलब अमूमन लोग एसडीएम चुनते हैं, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद एआरटीओ, फिर असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर, जिसको अब जीएसटी कमिश्नर भी बोला जा रहा है जी। और उसके बाद फिर फाइनेंस ऑफिसर। तो इसमें बहुत सारे पद हैं और अगर आप कम उम्र में अगर आप एसडीएम बनते हैं, मान लीजिए 22 या 23 साल की उम्र में एसडीएम बन गए, तो आप 18 से 19 साल, 41 या 42 साल में आप आईएएस बन जाएंगे। अच्छा। उसके बाद फिर आप एक मतलब जो एसडीएम अधिकतम रैंक तक जा सकता है वो कुमाऊं कमिश्नर बन सकता है, गढ़वाल कमिश्नर बन सकता है अगर उत्तराखंड की बात करूं मैं तो। और उसके बाद डीएसपी आपका सीओ होगा। जब हम लोग पुलिस के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने इस पे विस्तृत रूप से चर्चा की। मतलब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? हाँ, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये एक सर्कल का इंचार्ज होता है। एक सर्कल के अंदर 2 या 3 थाने आते हैं। तो डीएसपी भी इसी एग्जाम के थ्रू आता है क्या? उनका पुलिस का कुछ अलग से नहीं होता? नहीं, अलग से नहीं होता मैम। डीएसपी का भी एग्जाम इसी के थ्रू होगा। जो लोग कम नंबर पाते हैं और जिनकी उम्र 27 साल से कम है वो डीएसपी का पद ले सकते हैं, और जिनकी आई साइड अच्छी है तो मतलब। और पीसीएस के लिए क्या है एज? पीसीएस के लिए एज मैम अभी तो ये आपकी 42 साल है उत्तराखंड में जी। हाँ, और ये जो अभी आया है इसके लिए शायद 1 साल बढ़ाई गई है, तो मतलब 43 साल कर दी गई है। वैसे अमूमन 42 साल, क्योंकि देर में आया इसलिए। हाँ, देर 5 साल बाद आया ना मैम। इससे पहले 16 में आया था, उसके बाद अब आया, तो काफी लंबा समय हो गया। तो इस बार काफी एग्जाम देने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, तो इस बार लोअर भी आया है, अपर भी आया है, और फॉरेस्ट रेंजर का भी एग्जाम हुआ। तो लगातार 4 से 5 जो मतलब 5 साल से जो वैकेंसी नहीं आ रही थी, अब वो पिछले साल 2021 में सारी वैकेंसी आई है जी। तो एक तो आपने बताया यूकेपीएससी में एक तो एसडीएम का सबसे पीसीएस की परीक्षा होती है। पीसीएस की परीक्षा होगी मैम। पीसीएस के अलावा और कौन कौन सी परीक्षाएं होती है? ये लोअर सबऑर्डिनेट के नाम से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। नहीं मैम, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दूसरा है। ये यूकेपीएससी एक लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकालता है जी। ये तो सिविल और अपर हो गया जी। अधीनस्थ वाला तो समूह ग का निकालता है। हाँ, अधीनस्थ एक आयोग ही अलग है, वो समूह ग की वैकेंसी निकालता है। और ये पीसीएस, चूंकि लोअर पीसीएस काफी प्रतिष्ठित ये सेवा है जी। इसमें आप 8 से 9 साल सेवा करने के बाद आप पीसीएस बन जाते हैं। लोअर पीसीएस से आप अपर पीसीएस हो जाते हैं। लोअर इसको वही बोला जाता है, इसलिए ये अधीनस्थ को नहीं दिया गया है जी। और इसमें कुछ पद भी काफी अच्छे अच्छे हैं ना मैम, तो इस वजह से इसको अधीनस्थ को नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या क्या है? और हाँ, इसमें मैम जैसे आपका नायब तहसीलदार आ गया, नायब तहसीलदार हो गया, और आपका आबकारी कर निरीक्षक हो गया, और आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गया, और इसमें काफी अच्छे अच्छे पद हैं। 2-3 और पद हैं उसके बारे में। फूड इंस्पेक्टर। हाँ, फूड इंस्पेक्टर, हाँ, सप्लाई खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक। तो इसमें भी काफी अच्छे सारे निरीक्षक वाले पद हैं। 4600 पे ग्रेड वाले पद हैं, जो आप 8 से 9 साल सेवा करने के बाद आप अपर पीसीएस हो जाएंगे। आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हो जाएंगे, फाइनेंस ऑफिसर हो जाएंगे, आप एसडीएम हो जाएंगे जी। तो सुमित, इनकी तादाद कितनी है, मतलब कितना पोस्ट निकली है इस बार? हाँ मैम, अगर पीसीएस की बात करें तो 314 या 15 ऐसे लमसम है, और अगर लोअर पीसीएस की बात करें तो 190 के आसपास पद हैं इसमें। कम है 190? हाँ मैम, अब मतलब जहाँ कुछ नहीं आ रही थी वहाँ इतना ही आया। वैसे पदों में क्या स्थिति है? पद खाली हैं काफी सारे, एक ही अधिकारी को कई सारी जिम्मेदारियां क्या दी जाती हैं, या सब फुलफिल हैं? हाँ, पीसीएस में मैम एसडीएम के स्तर पे तो नहीं पद खाली हैं। एसडीएम के पद स्तर पे तो नहीं पद खाली। हाँ, लोअर में और नीचे स्तर पर पद खाली हैं थोड़े। अगर हम लोग और डीएसपी में भी कुछ पद खाली हैं, और अगर हम असिस्टेंट सेल्स वो जीएसटी कमिश्नर में वहाँ पे भी पद खाली हैं जिनको भरा जा रहा है। लेकिन पीसीएस में अगर ओवरऑल बात की जाए तो उतने पद खाली नहीं है। लोअर पीसीएस और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो वैकेंसी करवाता है उसमें काफी देखा जा रहा है कि पदों की तादाद का भी कम है, लेकिन पीसीएस में उतने पद खाली नहीं है उत्तराखंड में जी। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि एक तो यूकेपीएससी पीसीएस की परीक्षा कराता है, उसके साथ ही आपने तमाम सारी जो लोअर पीसीएस, और मैम ये फॉरेस्ट रेंजर की भी करवाता है जी। फॉरेस्ट रेंजर जो हमारे ये स्नातक विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनके लिए ये परीक्षा होती है। और अच्छा, इसमें आर्ट्स वाले नहीं मैम, आर्ट्स वाले जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं सिर्फ वही इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं जी। और इसमें भी उम्र 21 से लेकर 42 साल है, और ये भी गेस्टेड पोस्ट है, काफी बढ़िया पोस्ट है। इसमें आप एक रेंज के जो
जो क्या कहते हैं फॉरेस्ट को भी, वन विभाग को भी बहुत उसमें बांटा है, बीट, रेंज, फिर डिवीजन, बिल्कुल सब डिवीजन, फिर डिवीजन, तो फिर उसके बाद स्टेट हो गया। तो वन पूरे उत्तराखंड में मैम 65 से 70% वन है। तो जितना भाग उत्तराखंड में जिला प्रशासन के पास नहीं है, उससे कई उससे अधिक भाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। तो ये है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट सर्विस बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है। और फॉरेस्ट रेंजर आप बन के जाते हैं तो आप एक पूरा रेंज आपके अंडर में रहेगा, मतलब उस पूरे जंगल के आप एक तरीके से मालिक हैं जी, राजा हैं। हाँ, राजा हैं। तो उस जंगल में अगर कोई भी गतिविधि होती है तो आप उस पूरी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल। और जब से एक तो ये पद हो गया, ये 4800 पे ग्रेड का पद है फॉरेस्ट रेंज का और रेंज ऑफिसर का, और ये गस्टेड पोस्ट है। और 2000 जब से हमारा स्टेट बना है उसके बाद एक इससे ऊपर का एक पद होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। वो परीक्षा जब से हमारा राज्य बना है पहली बार आयोजित की गई थी, उसके नोटिफिकेशन 2019 में आए थे और वो परीक्षा 2021 में मतलब कंप्लीट हो गई है, उसके फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। अच्छा। तो ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से एक पद ऊपर होता है, ये लगभग एचडीएम के बराबर पद होता है 5400 पे ग्रेड का। तो इसका भी एग्जाम आयोजित तो चीफ कंजर्वेटर जो होते हैं वो मैम आईएफएस से आते हैं, आईएफएस से आते हैं। हाँ, जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ से जो लोग जाते हैं वो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। अधिक से अधिक आप डिविजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ही बन पाएंगे। जी। तो वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और डीएसपी अगर मान लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई डीएसपी बनता है तो अधिक से अधिक एसपी तक पहुंच पाता है। तो मतलब ये होता है कि पीसीएस वाले रिटायर होते होते आईएएस या आईपीएस बन जाएंगे। हाँ, और जो लोअर में जा रहे हैं वो सीनियर पीसीएस ऑफिसर बन पाएंगे। वो लोग आईएएस या आईपीएस नहीं बन पाते। जी, कई सारे लोग तो तैयारी भी करते रहते हैं और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है हल्द्वानी में और आपकी देहरादून में जो पूरे बच्चे डेडिकेटेड हैं इसी एग्जाम के प्रति, और अपना लंबा समय हम लोग भी काफी समय से तैयारी मतलब किए थे और कर रहे हैं। जो इन सेवाओं के प्रति जो बच्चे डेडिकेटेड हैं वो पूरी अपनी जिंदगी इसी में लगा देते हैं। तो एक तो ये भी होता है कि फिर अगर नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन है मैम बहुत बड़ी तादाद में, इसमें जो डॉक्टर बैठ रहे हैं, इंजीनियर बैठ रहे हैं, पीसीएस की अगर बात करें डॉक्टर बैठ रहे हैं, इंजीनियर बैठ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी इसमें बैठ रहे हैं। और जो कुछ लड़के हैं जो सिर्फ अपने पूरे कैरियर को दाव पे लगाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और कुछ मैं इलाहाबाद और दिल्ली में मैंने बहुत ऐसे बच्चों को पाया है जो 35 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद नहीं होता तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो इस वजह से उनका जीवन 42 साल तक अगर एज है तो कई लोग तो उससे ज्यादा भी तैयारी करते होंगे। मतलब मैम एक 35 साल के बाद कुछ लोग फिर मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट कर ही देते हैं, लेकिन फुल फ्लेज जो तैयारी 21 से लेकर 35 साल तक 12-12, 13-13 साल बच्चे इसी में लगे हुए हैं, मैंने वो भी देखा है। 35 साल पूरे अपने जीवन के किसी सेवा के लिए लगा देना, ये भी। और कोई मेहनत से कर रहा है तो निकल भी जाते होंगे, अब सब थोड़ी निकलेंगे, पोस्ट सीमित है तो एक बड़ी बाध्यता है कि सीमित पोस्ट है, सब लोग निकल भी नहीं सकते। और इसमें एक सुधार करने की मैम बहुत ज्यादा आवश्यकता है पीसीएस और आईएएस में कि आप ये देखिए कि इंजीनियर के ऊपर गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, एक डॉक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, एक डॉक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट 35 से 40 लाख रुपए खर्चा कर रही है, एक गवर्नमेंट इंजीनियर बनाने के लिए सरकार 10 से 12 लाख रुपए खर्चा कर रही है। तो आप जब सरकार का पैसा खर्चा करवा कर आप फिर से आईएएस या पीसीएस बन रहे हो तो एक वो जो जनता का पैसा है वो व्यर्थ जा रहा है ना। सरकार ने आपके ऊपर 35 लाख रुपए लगा दिए, आप फिर मेडिकल की तैयारी करने के बाद आप डीएम बन रहे हो, तो सरकार ने तो आपको ऊपर पैसे लगाए कि आप गांव में जाओगे, आप वहां का स्वास्थ्य व्यवस्था को उसमें सुधार करोगे। बिल्कुल, आप डीएम नहीं भी बनोगे तो बहुत योग्य लड़कों की लाइन है पीछे, तो आपने 35-40 लाख रुपए गवर्नमेंट के वहाँ पे बर्बाद कर दिए। आपका कहना है कि उन लोगों के लिए बंदिशें होनी चाहिए। हाँ मैम, ये जिस तरह अदर स्टेटों में सिर्फ सिविल सर्विसेज वही कर पाएगा जो एक पर्टिकुलर योग्यता रखने वाला होगा, एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स करने वाला ही लोग वहां पे जा सकता है। तो ये चीज हमको करना पड़ेगा यहाँ पर। वहां पे विदेशों में जो डॉक्टर इंजीनियर हैं वो लोग सिविल सर्विसेज का फॉर्म भी नहीं भर सकते अमेरिका में। तो मैम ऐसी चीजें होनी चाहिए कि सरकार जब आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रही है तो आप उसको फिर बिल्कुल वो तो जाया गया ना फिर। हाँ, उसको बर्बाद करके आप फिर से आप सिविल सर्विसेज में आ जा रहे हो। और इससे मैम क्या है कि जो एक आर्ट साइड और साइंस साइड वाला जो बीएससी कॉमन बीएससी वाला है उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पीसीएस और आईएएस में यही वर्ग आ ही रहा है, बीटेक आईआईटी वाले और ये लोग ज्यादा मेडिकल फील्ड। यस मैम, आज आप आईएएस में अगर आप देखेंगी तो अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर मान लीजिए हजार पोस्ट है तो हिंदी माध्यम के उसमें कितने बच्चे आए होंगे
आप बताइए, अगर आईएएस में 1000 लोगों का चयन हुआ, आप अपने हिसाब से अभी बताइए। इस बीच तो काफी बड़ा है ना, कॉन्वेंट स्कूलों का चलन काफी बड़ा है, तो मेरे हिसाब से कॉन्वेंट वाले ज्यादा आते होंगे। फिर भी आप एक रफली, और फिर भी रफली अगर हम कहें तो शायद 200 लोग तो होते होंगे हिंदी के कम से कम। मैम 9 लोग। और सिलेबस भी इसी प्रकार से डिजाइन कर दिया गया है कि वो कॉन्वेंट स्कूल के लिए ही है। आज से अगर आप 10 साल बाद उत्तराखंड पीसीएस का भी रिजल्ट देखेंगे तो उसमें भी हिंदी मीडियम के कोई छात्र आपको मिलेंगे नहीं, 8 या 9 छात्र ही मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी हिंदी कंपलसरी पेपर है तो कुछ बच्चे आ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कॉन्वेंट का चलन बढ़ रहा है उस वजह से मुझे नहीं लग रहा कि लोग आ पाएंगे। इसके एक वो भी काफी कारण भी है कि इंग्लिश मीडियम में मैम हम लिमिटेड लिखते हैं, और हिंदी मीडियम का जो छात्र है वो पहली चीज तो उसको लिखना है, ऊपर लाइन खींचना है। इंग्लिश मीडियम की एक लाइन में जितना आप लिखेंगे, हिंदी मीडियम में आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी, और ऊपर से उसके ऊपर एक वो भी खींचना है, लाइन भी खींचनी है। तो इस वजह से डिसएडवांटेज तो है हिंदी मीडियम के लिए, ये बात तो माननी पड़ेगी। एग्जाम इंग्लिश में होता है? एग्जाम मैम हिंदी में मतलब एग्जाम दोनों में होता है, दोनों भाषाओं, लेकिन मैम एक तरफ इंग्लिश आपका कहना है कि जितने कम जो घंटे हैं उसमें इंग्लिश का छात्र ज्यादा जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। जल्दी कर देता है। और अच्छा, क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या ऑप्शन वाले आते हैं या थ्योरेटिकल आते हैं? मैम प्री में तो ऑप्शन वाले आते हैं, और मेंस आपका पूरा लिखित होता है। मेंस के जो 6 पेपर होते हैं वो सारे थ्योरेटिकल है? 7 पेपर पूरे यस मैम, पूरे थ्योरेटिकल होंगे। तो इस वजह से हिंदी तो ये आपका कहना है कि घंटे कम होते हैं, लिखना ज्यादा होता है? हाँ। तो एक तो यहाँ पर डिसएडवांटेज है हिंदी के छात्रों के लिए, और दूसरा क्या समझदारी के स्तर पर भी क्या ऐसा कुछ है? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि हिंदी में अभी आप मतलब ये कि जैसे कई सारी अच्छी किताबें अंग्रेजी मीडियम में हैं, तो हिंदी के छात्र को बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती होंगी, या स्रोत की आप अगर बात करें, आप ये खुद देखिए कि हमारे जितने भी अच्छे राइटर हैं वो सब फॉरेन राइटर हैं, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इवन साइंस, आप भी साइंस बैकग्राउंड की हैं, साइंस में भी मैम कितने राइटर थे जो इंडियन थे। साइंस तो चलिए इंग्लिश में इंसान पढ़ता ही, और हिंदी मीडियम, मान लीजिए कोई लड़का इंटरमीडिएट आपका हिंदी मीडियम से करा, फिर वो बीएससी में गया, तो बीएससी में जब वो गया तो ऐसा नहीं है कि वो अपना सब्जेक्ट, मान लीजिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो उसने वो तो इंग्लिश कर ले जाएगा, पेपर वो तो अच्छा लिख देगा, लेकिन वो जीएस में कैसे लिखेगा? अब जो लड़का एलकेजी यूकेजी से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश का स्तर बहुत तगड़ा है, वो जीएस के पेपर में कैसे उससे कम्पीट कर पाएगा? फिर वो हिंदी मीडियम के स्रोत का यूज करेगा, वो अपना सब्जेक्ट भी हिंदी में ही लिखेगा, तो इस वजह से उसको नंबर नहीं मिलते। तो मतलब पिछले कई सालों से ये दिक्कतें आपने कहा कि सामने आ रही हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ मैम, हिंदी और उनकी तादाद आपने बताई दिया कि 1000 में से 9 छात्र जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, आईएएस में 8 या 9 में। और मैम ये तो मतलब बोलने वाली बात नहीं है कि हिंदी मीडियम माध्यम के लड़कों का स्तर कमजोर है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। बिल्कुल भाषा कोई ज्ञान का पर्याय नहीं होती है। बस ये है कि हिंदी मीडियम में मैम थोड़ा लिखने का डिसएडवांटेज होता है, और स्रोत उतने अच्छे नहीं है, ये बात तो सत्य है। जी। तो तमाम पहाड़ों से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं हिंदी सरकारी स्कूलों से, तो वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते होंगे। वो कहीं न या कहीं पहले ही थोड़ा सा डर जाते होंगे कि मतलब निकलूंगा नहीं निकलूंगा, तैयारी करूं नहीं करूं, इसमें वक्त जाया करूं नहीं करूं, तो अपने लिए दूसरे ऑप्शंस वो चुन लेते होंगे। हाँ, फिर वो सबऑर्डिनेट में जाते हैं, और सबऑर्डिनेट में भी वैकेंसी मतलब काफी लंबे समय बाद आती है। जी। और आती भी है तो जल्दी होती नहीं है, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, या कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, या कई बार कैंसिल हो गए, कई बार नकल हो गई, तो इस तरह का लीक पेपर हो गए, तो ये सब मामले भी आते हैं। क्या उत्तराखंड में इस तरह के मामले कभी आए हैं लीक वाले? बिल्कुल आते हैं मैम, ये अभी पिछले कुछ सालों में कम हुए हैं, लेकिन इससे पहले एग्जाम ही पूरे कैंसिल हो जाते थे, और अभी भी री एग्जाम भी होते हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम का नाम मैं भूल रहा हूँ, सबऑर्डिनेट नहीं करवाया था उसको, तो उसका फिर री एग्जाम हुआ था। उसमें सुनने में आया था कि पेपर शायद लीक हुआ है, तो उसका री एग्जाम हुआ था। तो अच्छा, इन एग्जाम्स की फॉर्म फीस कितनी होती है? अभी जैसे पीसीएस का आपने भरा है, पीसीएस का मैम जब हम लोगों ने भरा था तब तो वो उस टाइम तो फीस लग रही थी, उसकी फीस शायद 300 के आसपास थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री कर दिया था। अच्छा, हमने तो भरा तो उस टाइम तो हमको फीस देनी पड़ी थी। अच्छा, उसके बाद फ्री था? उसके बाद फ्री हो गया। 300 की लमसम शायद लगी थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जी। लेकिन उसके बाद फिर जो दिसंबर में आई, फिर जनवरी में आई, तो अगस्त के बाद जितनी भी वैकेंसी आई थी सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको फ्री कर दिया था। जी। जितने भी फॉर्म हम भरेंगे सबऑर्डिनेट के और अपर के, सबके फ्री थी फीस। तो अभी तो काफी, अभी कितना लोगों ने भरा होगा, कुछ अनुमान है?
मैम पिछली बार 2016 में 56 पीसीएस की परीक्षा के लिए 56,000 लोगों ने भरा था। ये मतलब और स्टेटों के हिसाब से तो मतलब कम संख्या है। अगर यूपी में आप जाएंगे 6-6 लाख लोग भरते हैं और आईएएस के एग्जाम 12-12 लाख लोग भरते हैं। और इस साल के अनुमान के हिसाब से मुझे लग रहा है 1 लाख लोग भरे होंगे। अच्छा। क्योंकि 5 साल बाद आई है बेरोजगारी, मतलब काफी है। और लंबे समय बाद पोस्ट निकलती है तो जो तैयारी करने का जो जुनून होता है ना वो भी कम हो जाता होगा। हाँ, कम हो आदमी लगा है, कोचिंग में पढ़ रहा है, घर में पढ़ रहा है कि आने वाले एग्जाम आने वाला, कोई ना कोई तो आएंगे ही। लेकिन जब लंबे समय से नहीं आएंगे तो फिर वाकई एक बड़ी बुरी स्थिति होगी तैयारी करने वालों के लिए। जी मैम जी। तो अगर कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो हल्द्वानी में कैसा है माहौल? कोचिंग सेंटर्स अच्छे स्तरीय हैं क्या यहाँ पर? हल्द्वानी में मैम कुछ कोचिंग सेंटर अच्छे हैं, CIS है और आपका देवभूमि है। ये कुछ प्रतिष्ठित संस्थान है यहाँ पर जो मतलब ठीक स्तर पे कोचिंग करवा रहे हैं और इनके काफी बच्चे चयनित भी होते हैं जी। और इनमें से 1-2 कोचिंग में मैंने पढ़ाया भी है। अच्छा। हाँ, और मैं जानता हूँ कि मतलब कोचिंग संस्थान वो सही है। कोचिंग करना क्या जरूरी होता है? क्या घर में भी सेल्फ तैयारी से हो सकता है काम? आज के समय में मैं बताऊं तो यूट्यूब ने क्रांति ला दी है, तो इस वजह से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अगर मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए तो ये मतलब गलत है जी। हाँ, धक्का। लेकिन ये है कि स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे मटेरियल यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं और अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो कम फीस पे वो ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। तो ये है कि आज के समय में रिसोर्सेज की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। बस खाली ये है कि क्या अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में ये चीजें अवेलेबल हैं? हाँ, हिंदी भाषा में भी ऑनलाइन में अवेलेबल है। लेकिन बुक्स के बारे में तुमने नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि टीचर हिंदी में काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं आज के समय में। हाँ, और मैम ये उत्तराखंड पीएससी की यही कमी है कि प्रॉपर मतलब प्रत्येक ईयर आए तो एक बच्चों का जो उत्साह होता है वो बना रहता है। जिस तरह यूपीएससी सिविल सर्विसेज हर साल करवाती है, तो उसके जो बच्चे हैं वो दिल्ली में रहकर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो उत्साह बना ही रहता है। लेकिन एक उत्तराखंड के बच्चे के लिए 5 साल बाद आ रही है वैकेंसी, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुखद होता है। अच्छा, कोई भी किसी भी स्टेट का पीसीएस भर सकता है ना? हाँ मैम, कोई भी किसी भी स्टेट का पीसीएस भर सकता है हिंदी भाषी। अगर मान लीजिए हम लोग यूपी उत्तराखंड के लोग हैं तो वो मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और आपका हिमाचल प्रदेश भी भर सकते हैं, बिहार भर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और ये क्या कहते हैं आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे एक पेपर उनकी लैंग्वेज का होता है जो हिंदी भाषी नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, और छत्तीसगढ़ में भी? हाँ जी, हाँ, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र। हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर होते हैं उनके। क्या बात है, ये भी एक अच्छी पहल है अगर देखें तो। हाँ, तो उन स्टेटों के लिए अच्छी पहल है और हम लोग के लिए उतनी अच्छी। हाँ, मतलब अच्छा, अभी जैसे आपको एक बात बता रहा हूँ मैम मैं, और ये जो यूकेपीएससी है ये लोग ये असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम करवाती है। तो एक वैकेंसी आई थी अभी अक्टूबर में, पंजाब सर्विस कमीशन ने निकाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आई थी, तो हम सीट काफी अच्छी थी, तो हम लोग काफी उत्साहित हुए कि उसको भरेंगे। लेकिन उसमें क्लॉज डाल दिया उन लोगों ने कि आप 10th में आपका पंजाबी होनी चाहिए। तो जब तक आप पंजाबी, तो ऐसे अगर क्लॉज स्टेट के लिहाज से अच्छा है। हाँ, स्टेट के लिहाज से अच्छा है, हम लोग के लिहाज से अच्छा नहीं है। तो अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और बिहार, इन सबों के फॉर्म हम लोग बड़े आसानी से डाल सकते हैं। ये डिमांड कई समय से उठती है कि आपकी स्थानीय अस्मिता जो है या स्थानीय जो चीजें हैं, स्थानीय लोगों को आप प्राथमिकता रखें रोजगार में। तो ये क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैम, होना चाहिए और है भी, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि 50% आरक्षण तो लोकल लोगों के लिए है ना। उसमें आपके क्या कहते हैं ओबीसी और SC ST। अच्छा, पीसीएस में? हाँ, पीसीएस में 50% आरक्षण। हाँ, 50% आरक्षण, क्योंकि आरक्षण लोकल लोगों को ही मिलेगा। तो अगर मान लीजिए 300 सीट है तो 150 सीट तो आपके लोकल लोगों के लिए ही जा रही है। बाकी 150 में कोई भी कम्पीट कर सकता है। कोई भी जनरल, मतलब कोई भी आके जनरल फाइट करेगा। जो जनरल की सीट है उसमें किसी भी स्टेट का लड़का आके आराम से फाइट कर सकता है। तो वहाँ पे पंजाब या इन जगहों पे क्या फिर पंजाबी है तो फिर सभी के लिए है? क्या मैम समझे? पंजाबी एक विषय अगर हाई स्कूल में अगर पंजाबी मांगी है, हाँ, तो फिर तो वो अगर ज्यादा संभावना है कि वो वहीं के लोग वहीं के लोग होंगे। और महाराष्ट्र और वहाँ पे जो लोकल स्थानीय भाषा की बात है वहाँ भी उन्हीं के लिए होगा। वहाँ पे भी मैम यही चीज है। और ये स्थानीय आंदोलन जितने मजबूत रहे हैं ना, उसी हिसाब से वहाँ की सरकारों को ये बदलाव लाने पड़े हैं। तो मुझे लग रहा है वहाँ के कुछ आंदोलनों का असर ये जरूर रहा होगा। हाँ मैम, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो आप यहाँ पे जनरल फाइट जो अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं वो सिर्फ गस्टेड पोस्ट के लिए ही डाल सकते हैं। लोअर पीसीएस गस्टेड पोस्ट नहीं है।
तो यहाँ पे अदर स्टेट का लड़का नहीं डाल सकता। अच्छा, उसके लिए केवल स्टेट वाले ही डालेंगे? सिर्फ स्टेट वाले। पहले यहाँ पे मैं भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि मैं उत्तराखंड में काफी समय से रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डोमिसाइल यहाँ का नहीं था। जी जी जी। लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्होंने 2 साल पहले एक क्लॉज कर दिया कि जो लड़का हाई स्कूल या इंटर यहाँ से क्या रहेगा वो डाल सकता है, तो इस बार मैं पहली बार लोअर पीसीएस के लिए मैं एलिजिबल हो गया था। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तो एक ही रहा है पहले ही। हाँ, और लंबे समय से रहते रहे और डोमिसाइल नहीं है। मैंने भी अपने जीवन के 12 या 13 साल यहाँ पे बिताए हैं, और यहाँ की डोमिसाइल लेने के लिए आपको 15 साल बिताना पड़ेगा। हाँ, उत्तराखंड में अगर किसी आपको डोमिसाइल चाहिए तो आपको 15 साल उत्तराखंड स्टेट में आपको बिताना पड़ेगा। जी, तो ये अच्छी बात है कि इस क्लॉज को जोड़ा गया है। क्योंकि मैम पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो यहाँ के लोगों को के लिए प्रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा। संस्कृति और उसी अब बनारस या इलाहाबाद जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उस प्रकार की संस्कृति नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो जो पहाड़ी लड़के हैं उनके लिए वेटेज तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जितनी भी समूह की नॉन गेस्टेड पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए है। लेकिन उसमें ये क्लॉज भी ऐड है कि हाई स्कूल इंटर अगर यहाँ से किया है तो वो दे सकता है, वो भले कहीं का भी हो। हाँ, वो भले से कहीं का भी हो। जी, और पीसीएस की परीक्षा में कोई भी अप्लाई कर सकता है 50%। हाँ, 50% में कोई भी अप्लाई कर सकता है। जी, तो सुमित जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत विस्तार से, मुझे लगता है कि काफी अच्छे से आपने समझाया है। हमारी तमाम लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में और बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल हेलो हल्द्वानी पर, हमारे फेसबुक पेज पर। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।